हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी जीके ट्रिक। आइए मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस कर लेते हैं 18th मॉक टेस्ट को। कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, ध्यान से हर एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थरोली एनालिसिस करके रिसर्च करके इन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। आइए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आनेर, पंजारा, वायुर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तापी, कावेरी, गोदावरी, महानदी। आनेर, पंजारा, वायुर महाराष्ट्र में बहने वाली तापी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, तापी। तापी नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई रेंज से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। मुल्ताई रेंज सतपुरा रेंज का ही एक पार्ट है। तापी रिवर पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, योजना के दौरान बिजली, रेलवे, इस्पात आदि उद्योगों की स्थापना की गई। इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील्स एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द प्लान। बी, ये योजना केनेशियन मॉडल पर आधारित थी। द प्लान वॉज बेस्ड ऑन केनेशियन मॉडल। सी, इस योजना में समाजवादी समाज की अवधारणा पर बल दिया गया। द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज रिफ्लेक्टेड इन द प्लान। डी, इस योजना में भारी एवं आधारभूत औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। द प्लान स्ट्रेस्ड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। सेकेंड फाइव-ईयर प्लान 1956 से लेकर 61 के बीच देखने को मिलता है। यह प्लान पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ना कि केनेशियन मॉडल पर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, क्योंकि यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो इसलिए बी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बाकी ए, सी और डी पूरी तरह से करेक्ट है। इस योजना में हैवी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर तथा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पर विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन, छोटा नागपुर पठार को मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार माना जाता है। द छोटा नागपुर प्लेटू इज कंसिडर्ड एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। कारण, छोटा नागपुर पठार का मुख्य जल निकास चंबल और बेतवा नदियों द्वारा होता है। द छोटा नागपुर प्लेटू इज ड्रेन्ड प्राइमरीली बाय द चंबल एंड बेतवा रिवर्स। आइए दोनों स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। छोटा नागपुर प्लेटो को ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स माना जाता है, तो कथन ए यहाँ पर सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटो में हमको दामोदर, सुवर्णरेखा, नॉर्थ कोल ऐसी नदियां देखने को मिलती हैं, चंबल और बेतवा नहीं। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, 2026 के लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? नोवेक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, लियोनेल मेस्सी, राफेल नडाल। कार्लोस अल्कराज को 2026 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 2025 में किए गए प्रदर्शन के आधार पर उनको दिया गया है। उन्होंने 2025 में फ्रेंच ओपन, विंबलडन जैसी प्रमुख ग्रैंड स्लैम जीते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन, लौटते हुए मानसून के दौरान उत्तरी भारत में शुष्क मौसम और साफ आकाश रहता है। द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स आर एसोसिएटेड विद द ड्राई वेदर एंड क्लियर स्काइज इन द नदर्न इंडिया। कारण, लौटते हुए मानसून के समय उत्तरी मैदानों का निम्न दबाव क्षेत्र उच्च दबाव क्षेत्र में बदल जाता है। ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून द लो प्रेशर एरिया ओवर द नदर्न प्लेन इज रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम। आइए एक एक करके दोनों स्टेटमेंट को समझते हैं। सितंबर में उत्तरी भारत में हम देखते हैं कि जो भूमि है वो ठंडी होने लगती है, इसलिए यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है वो खत्म होता है धीरे धीरे और हाई प्रेशर एरिया यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि जो मानसून की विंड्स हैं वो लौटने लगती हैं और उत्तरी भारत में हमको ड्राई मौसम यानी कि शुष्क मौसम देखने को मिलता है और आकाश जो है यहाँ पर साफ हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए और आर दोनों ही सही हैं और जो आर स्टेटमेंट यानी कि रीजन है वो करेक्टली ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। कुंभी तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु।
ये मुख्यतः महिलाओं द्वारा समूह में किया जाता है। इस डांस के दौरान महिलाएं सर्कुलर फॉर्मेशन में खड़ी होती हैं और तालियां बजाती हैं। ट्रेडिशनली इस डांस में किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर रिदम के लिए तालियां ही बजाई जाती हैं। ये इसकी यूनिक बात है। ये डांस विशेष रूप से नवरात्रि और पोंगल के समय देखने को मिलता है। तो कुंभी यहाँ पर तमिलनाडु का फोक डांस है, गरबा गुजरात का होता है, घूमर राजस्थान का, बिहू असम का। नेक्स्ट, कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी? ए बिरजू महाराज, बी रुक्मणी देवी, सी सितारा देवी, डी ईश्वरी प्रसाद। पंडित ईश्वरी प्रसाद को लखनऊ घराना ऑफ कथक का संस्थापक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी ईश्वरी प्रसाद। बाद में इस घराने की परंपरा को बिंदायन महाराज, कलका प्रसाद, अचन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने आगे बढ़ाया। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूजफुल लग रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम से पहले आपको हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही आपको पता चलता है कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। रोज एक मॉक टेस्ट लगाने की आदत जरूर डालें। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी हमने 50 नए मॉक टेस्ट तैयार करे हैं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हैं, सेक्शनल टाइमिंग के साथ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चारों ही सब्जेक्ट के लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस मॉक टेस्ट को भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको रियल एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इन मॉक टेस्ट को क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है? ए दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। बी दो अभिकारकों के बीच न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। सी दो अभिकारकों के बीच हेलोजन का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन्स बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। डी दो उत्पादों के बीच इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। रिडॉक्स रिएक्शन में हमको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही देखने को मिलता है। इसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है यानी कि रिडक्शन भी साथ साथ होता है। इसलिए रिडॉक्स अभिप्रक्रिया का मूल कारण है अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय एथलेटिक्स की हाली उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरिंदर वीर सिंह पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.10 सेकंड से कम समय पूरा करने वाले पहले भारतीय बने। विशाल टीके 400 मीटर दौड़ को 45 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाले पहले भारतीय बने। तेजस्विन शंकर डेकैथलॉन में 8000 से अधिक अंक हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। यहाँ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। गुरिंदर वीर सिंह पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने 100 मीटर रेस में 10.10 सेकंड से कम समय दर्ज किया है। विशाल टीके 400 मीटर में पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने 45 सेकंड से कम समय में इसको पूरा किया है। तेजस्विन शंकर डेकैथलॉन में पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने 8000 से ज़्यादा अंक इस बार प्राप्त किए। ये तीनों ही नए नेशनल रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ से हमको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, किन दो भारतीयों को विटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? ए सुनीता नारायण, राजेंद्र सिंह, बी बरखा शुबा और परवीन शेख, सी वंदना शिव और कैलाश सत्यार्थी, डी रितेश अग्रवाल और सोनम वांगचुक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी बरखा शुबा और परवीन शेख। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार विटले फंड फॉर नेचर यूके द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो लोग जमीनी स्तर पर कंजर्वेशन का काम करते हैं। 2026 में पहली बार ऐसा हुआ है कि यह पुरस्कार 6 महिलाओं को दिया गया है। बरखा शुबा को दार्जिलिंग हिमालय में हिमालयन सैलामेंडर और उसके वेटलैंड आवास के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया, जबकि परवीन शेख को इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण हेतु समुदाय आधारित पहल के लिए सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय में प्रचलित जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन द वेस्टर्न हिमालयाज। ए गुल, बी जोहर, सी खादिन, डी नन ऑफ दीज। गुल पश्चिमी हिमाचल,
विशेषकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रेडिशनल जल संचय यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग और इरिगेशन प्रणाली है। राइट आंसर हो जाएगा ए गुल। इसमें पहाड़ी झरने या फिर ग्लेशियर से निकलने वाले पानी को छोटे चैनल्स के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये प्रणाली सदियों से कृषि के लिए जल उपलब्ध कराने में प्रभावी और टिकाऊ साबित हुई है। जोहर और खादिन राजस्थान की वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट, 1194 एडी में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के जयचंद को निम्नलिखित में से किस युद्ध में पराजित किया था? अहिलवार का युद्ध, चंदावाड़ का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल डायनेस्टी के शक्तिशाली शासक जयचंद को पराजित किया था। यह युद्ध 1194 एडी में लड़ा गया था। इससे पहले मोहम्मद गौरी ने दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 एडी में। पहला तराइन का युद्ध जो 1191 एडी में लड़ा गया था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और अहिलवार का युद्ध जो कि 1178 एडी में लड़ा गया था, उसमें भी चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। 2. जनगणना का प्रथम चरण आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 2026 को प्रारंभ हुआ। 3. जनगणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा आयोजित की जा रही है। 4. भारत की जनगणना 2027 विश्व की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है। तो यहाँ पर हमको सही स्टेटमेंट देखना है। पहला स्टेटमेंट सही है, सेंसस 2027 इंडिपेंडेंट इंडिया की 8वीं जनगणना है और ये इंडिया में हो रही ओवरऑल 16वीं जनगणना है 1872 के बाद। स्टेटमेंट 2 भी सही है क्योंकि पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ था और इस फेज में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस हुई थी। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि भारत की जनगणना होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत होती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा ये कराई जाती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। स्टेटमेंट 4 भी सही है क्योंकि सेंसस 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है जिसमें मोबाइल ऐप, सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा C 1, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित बताया गया है? 12, 10, 5, 7। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा D 7। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो खेलों के संवर्धन के लिए सर्वोच्च संस्था है की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990, 1961, 1982, 1984। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की स्थापना 1984 में की गई थी। इसकी स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा की गई थी। राइट आंसर D 1984। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और किसके लिए समर्पित होती है? A बालभद्र, B सुदामा, C अर्जुन, D हनुमान। उड़ीसा के पुरी की प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र जिनको बलराम के नाम से भी जाना जाता है और उनकी बहन सुभद्रा को समर्पित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा A बालभद्र। तीनों देवताओं के लिए अलग अलग विशाल रथ निकाले जाते हैं। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक उत्सवों में से एक है। नेक्स्ट, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? A जयकांतन, B वेरामुथु, C अकिलन, D पेरुमल मुरुगन। आर वेरामुथु जो कि प्रख्यात तमिल कवि, गीतकार और साहित्यकार हैं, उनको 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर B आर वेरामुथु। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं तथा अंग्रेजी के उत्कृष्ट साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए दिया गया है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट,
दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे तथा 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। वासवन्ना, एकनाथ, तलपाका, अन्नमचार, कराईकल, अमनयार। यहाँ पर राइट आंसर है ए, बासवन्ना। बासवन्ना 12वीं सदी के महान लिंगायत संत थे और साथ में समाज सुधारक भी थे। वे कल्याणी चालुक्य शासक बिज्जला द्वितीय के दरबार में मंत्री थे। उन्होंने जाति भेदभाव, कर्मकांड और सामाजिक असमानता का विरोध किया था और साथ में उन्होंने अनुभव मंडल की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। यह सेंटर साउथ अंडमान के चिड़िया टापू क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कोरल रीफ्स की साइंटिफिक रिसर्च, कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग और साथ में मरीन बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह सेंटर क्लाइमेट चेंज, पोलर ब्लीचिंग, ओशन वार्मिंग और दूसरे समुद्री खतरों के प्रभाव का अध्ययन करेगा ताकि कोरल रीफ मैनेजमेंट के लिए वैज्ञानिक समाधान विकसित कर सके। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने चोल वंश के पराकांत प्रथम को पराजित किया था? कृष्णा प्रथम, दंती दुर्ग, कृष्णा तृतीय, गोविंद तृतीय। कृष्णा तृतीय राष्ट्रकूट वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने तक्कोलम के युद्ध में चोल राजा पराकांत प्रथम को पराजित किया था। ये युद्ध 949 ईडी में लड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति मथुरा क्षेत्र की कुषाणकालीन कला परंपरा से संबंधित नहीं है? ए, कटरा केशव देवखंड, बी, गोविंदनगर यक्ष, सी, सुल्तानगंज बुद्ध, डी, गोविंदनगर की खड़ी बुद्ध प्रतिमा। सुल्तानगंज बुद्ध बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त लगभग 2.3 मीटर ऊंची ब्रॉन्ज बुद्ध प्रतिमा है जो गुप्त काल की मानी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, सुल्तानगंज बुद्ध। और बाकी तीनों मूर्तियां मथुरा स्कूल की कुषाण पीरियड कला का भाग हैं। नेक्स्ट, FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन FIDE वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026? ए, आर वैशाली, बी, दिव्या देशमुख, सी, कुनेरू हम्पी, डी, हरिका द्रोणावली। आर वैशाली ने FIDE वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर इतिहास रचा है। वो भारत की पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने FIDE वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है। राइट आंसर ए, आर वैशाली। इस जीत के साथ उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन जू वेनजुन के खिलाफ FIDE वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच खेलने का अधिकार हासिल कर लिया है। नेक्स्ट, परासरणीय नियमन का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? विच सेल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन इन पैल्थी हेलमेंटिस? फ्लैम सेल, हुक, गैंग्लिया, नर्व सेल्स। फ्लैम सेल्स पहली हेल्थ हेलमिस में एक्सक्रीशन तथा ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्लैम सेल। फ्लैम सेल के अंदर उपस्थित सीलिया की गति ज्वाला की तरह दिखाई देती है, इसलिए इनको फ्लैम सेल्स कहा जाता है। ये शरीर से अतिरिक्त जल तथा अपकृष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, नेशनल इनकम इक्वल टू NDP एट MP, बी, नेशनल इनकम इक्वल टू GNP एट FC, सी, नेशनल इनकम इक्वल टू GDP एट MP, डी, नेशनल इनकम इक्वल टू NNP एट FC। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे नेशनल इनकम का फॉर्मूला पूछा गया है। तो नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। राइट आंसर हो जाएगा डी, नेशनल इनकम इक्वल टू NNP एट FC। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि टोटल इनकम में से डेप्रिसिएशन हटाया जाता है, उसके अंदर से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाया जाता है और सब्सिडीज को जोड़ा जाता है। तो इस तरह से फैक्टर इनकम निकलती है, उसी का टोटल करके हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि नेशनल इनकम कहलाती है। नेक्स्ट, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसकी सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर
बाइंडिंग होती हैं। बी, इसके सदस्यों का निश्चित कार्यकाल होता है जिसे कार्यपालिका समाप्त नहीं कर सकती। सी, इसकी सिफारिशें एडवाइजरी होती हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती। डी, ये अपनी रिपोर्ट सीधे संसद को कानून बनाने के लिए प्रस्तुत करता है। फाइनेंस कमीशन का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। इसका मेन काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे तथा अनुदानों के संदर्भ में राष्ट्रपति को सिफारिशें देना। इसकी रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होते हैं। इन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार लेती है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जो बाद में इसे संसद में प्रस्तुत करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, इसकी सिफारिशें एडवाइजरी होती हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो यह था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने मॉक टेस्ट 18 को कंप्लीट कर लिया है। अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले के जो 17 वीडियोज़ हैं उनको भी जरूर देखें। वहाँ पर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उन वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह से हम मॉक टेस्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।